नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ आज कैमरे पर है सुरभि। वर्चुअल वर्ल्ड, उसी में आजकल हम लोग जी रहे हैं। और कभी कभी ये वर्चुअल वर्ल्ड इतना ख़तरनाक हो जाता है किसी भी इंसान के लिए कि जान तक बनाती है। और ये जो वारदात है, भले ही 2 3 4 साल पुरानी है, लेकिन इसमें भी कहानी जो है वर्चुअल वर्ल्ड की है। और वर्चुअल वर्ल्ड की वजह से एक जो लड़की थी जिसने एक अच्छे भविष्य का अपना सपना सजोया था और इस तरीके की प्लानिंग करी थी, वो वर्चुअल वर्ल्ड की जो खतरनाक एक एस्पेक्ट है, एक खतरनाक जो पहलू है, उसकी भेंट चढ़ गई और उसका कत्ल हो गया। वैसे भी बड़ा अजीब सा है पूरा वर्चुअल वर्ल्ड, जिसमें जो अनजान लोग होते हैं उनसे आपकी दोस्ती होती है, जो आपके जानने वाले होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, उनको आप ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब से आई है तब से जाहिर सी बात है कि दूरियां हैं वो बहुत कम हुई है। यानी आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो। लेकिन असल में मुझे जो लगता है, ये मेरा निजी अनुभव है कि दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कम होने की बजाय। तो यही वर्चुअल वर्ल्ड की कहानी है। और यहाँ पे भी एक जो लड़की थी, उसकी भी इस तरीके के एक वर्चुअल वर्ल्ड में वो गई, एक वहाँ पे उसे एक बंदा मिला, उससे उसकी दोस्ती हुई, उसकी फेस वैल्यू उसने देखी। फेस वैल्यू इन द सेंस कि फेसबुक के प्रोफाइल में जाके देखा कि लड़के की फ़ोटो कैसी है, और कौन सी गाड़ी में वो घूम रहा है, किस किस जगह पे वो गया है घूमने के लिए। इस तरीके की चीज़ें देखने के बाद एक वर्चुअल इमेज ही जो है दिमाग में बन जाती है, और आदमी जो सामने वाला होता है उसका एक तरीके का इम्प्रेशन ले लेता है। और ये होता ही है, ये जनरल होता है। आप किसी को जानते नहीं, आप बस प्रोफाइल देखी और आप प्रोफाइल देख के आपको लगा कि अच्छा, ये इसकी वेकेशन जो हैं वो फॉरेन डेस्टिनेशंस में रहती हैं, क्लब जाता है, महंगे होटल्स में डिनर करता है। ये सारी चीज़ें देख के आप एक इम्प्रेशन बना लेते हैं। लेकिन आपको हकीकत जो होती है वो मालूम नहीं होती कि मालूम चला कि ये सारा शो ऑफ है, और जो बंदा है वो बिल्कुल ठन ठन कोबाल्ट टाइप का है। यानी जेब जो है उसमें सुराग हो रखा है और कई लोगों का कर्जा ले रखा है और तमाम तरीके के अपराध कर रखे हैं। तो आज की कहानी इस तरीके की है। और कहानी की जो शुरुआत होती है वो तारीख होती है 19 जनवरी 2016। बेंगलोर के वृंदावन लेआउट एरिया की रहने वाली एक महिला, जिसका नाम था कुसुम रानी। कुसुम रानी का एक थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। ये पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और ये डिवोर्सी थी। इसके अलावा पंजाब की ये रहने वाली थी, लेकिन कुछ वक्त पहले ही ये बेंगलोर इसका ट्रांसफ़र हुआ था। इसके पहले वो दिल्ली और गाज़ियाबाद में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी थी उसमें काम किया करती थी। तो कुसुम रानी ने अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए प्रोफाइल जो है वो शादी.com पे डाला, और कुसुम रानी को रिस्पॉन्स का वेट करने लग गई। ये सब कुछ चल ही रहा था कि 19 जनवरी को, जब कुसुम रानी की जो फ्लैटमेट थी वो भी उसी कंपनी में काम करती थी, और ये वर्क फ्रॉम होम में रहती थी ज़्यादातर। और कभी कभार ये जो कुसुम जो है वो ऑफिस जाया करती थी। ज़्यादातर ये वर्क फ्रॉम होम करती थी। आईटी वालों का आपको मालूम ही है कि वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, क्योंकि ये फिजिबल है। बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें फिजिबल रहता है कि आप अपने घर पे बैठ के काम कर लो। आईटी में ये फिजिबल है कि आप घर पे बैठ के काम कर लो। तो ये ज़्यादातर ऑफिस जाने से परहेज ही करती थी और ये अपने वर्क फ्रॉम होम करती थी। जबकि इसकी जो फ्लैटमेट थी वो ऑफिस जाया करती थी, और उस दिन भी वो ऑफिस गई। और करीबन शाम को जब वो लौट के आई, 5 बजे के 5:30 बजे के करीब, तो जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। वो फ्लैट के अंदर घुसी, और जब वो फ्लैट के अंदर घुसी तो देखा कि जो कुसुम है उसकी लाश पड़ी हुई है और खून बह रहा है। सामान जो है वो बिखरा हुआ है, और सामान बिखरा होने के साथ साथ ही कुछ जो रुपया पैसा जो था वो भी उसको गायब लगा। जैसे उसने उसका पर्स चेक किया कुसुम का, तो उसमें एटीएम गायब थे, उसकी जो चेक बुक थी वो गायब थी, और इसके अलावा उसकी एक दो चीज़ें, मोबाइल फ़ोन था वो गायब था। तो ये सारी चीज़ें गायब थी। तो मामला जो था सीधा सीधा लूटपाट के लिए कत्ल का लग रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची, तमाम जो सबूत थे वो इकट्ठा किए गए। देखा गया कि
कौन आया था, क्योंकि जो सोसाइटी थी उसमें जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी थी, और गेट पे जब तक आप एंट्री नहीं करोगे तब तक आप अंदर जा नहीं सकते इस तरीके की सोसाइटीज़ में। तो वहाँ पे पुलिस ने देखा कि सीसीटीवी फुटेज देखा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो था वो मेन एंट्रेंस का था, और उसमें जो बहुत साफ नहीं था, क्योंकि जो कैमरा लगा हुआ था वो थोड़ा दूर लगा हुआ था। इस वजह से जो बंदा एंटर हो रहा था वो ये दिख रहा था कि कुसुम के साथ एक बंदा एंटर हो रहा है, लेकिन उसका चेहरा जो था वो साफ नहीं था। पुलिस ने रजिस्टर जो था जिसमें उसने एंट्री करी थी वो एंट्री देखी, और उस एंट्री में मालूम चला कि सुखबीर नाम का एक बंदा है, उसकी वो एंट्री है। इसके अलावा उसने जो पता दे रखा था वो कहीं दिल्ली का दे रखा था, उस पते के बारे में पता किया गया तो वो गलत निकला, और साथ में जो मोबाइल नंबर दिया गया था वो भी जो था वो गलत निकला। तो अब पुलिस को सीडीआर निकालनी थी, और तुरंत पुलिस ने जो कुसुम थी उसकी सीडीआर निकाली। और जब सीडीआर निकाली गई तो जब कुसुम का मर्डर हुआ उसके पहले उसकी किस किस नंबरों पर बात हो रही थी, तो उसमें लगातार एक नंबर जो था वो 2-3 बार आया था। पुलिस ने इस नंबर का पता करना शुरू किया तो मालूम चला कि ये नंबर जो है एक सुखबीर नाम का एक लड़का है, जो हरियाणा के पलवल का रहने वाला है। पलवल जो है ये बिल्कुल यूपी के बॉर्डर पे है, और अब तो बड़ा हो गया, पहले छोटा सा एक शहर हुआ करता था। तो सुखबीर पलवल का रहने वाला है। आप बाकी का जो एड्रेस वेड्रेस निकलवाया उस हिसाब से सुखबीर की तलाश में पुलिस की एक टीम जो थी वो बेंगलोर से पलवल के लिए रवाना हो गई। और एक जब पुलिस की टीम पहुंची उसका घर का पता मिल ही चुका था सुखबीर का, और जो पलवल की जो लोकल थाने की पुलिस थी उसका सहयोग लिया और सुखबीर के घर पे छापेमारी करी। सुखबीर के घर पे जब छापेमारी करी तो सुखबीर जो था वो अपने घर पर ही मिला, और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके पुलिस उसको बेंगलोर लेके आई, और बेंगलोर लाने के बाद उससे पूछताछ करनी शुरू करी कि क्या हुआ था, और उसने कबूल किया कि उसने ही कुसुम का कत्ल किया था। वजह भी बताई। उसने बताया कि दिसंबर 2015 में कुसुम ने अपना जो था प्रोफाइल जो था वो शादी.com पे, जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट है, उस पर डाल रखा था, और इसने वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट देख के और उसका थोड़ा बैकग्राउंड देखे कि डिवोर्सी है और इसके अलावा दोबारा से शादी करना चाहती है, इस तरीके का उसने प्रोफाइल डाल रखा था। कोई इशू भी नहीं था, इशू इन द सेंस कि कोई बच्चा बच्चा भी नहीं था। तो इसने उसको कुसुम को जो था फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी, और इसने कुसुम ने रिक्वेस्ट जो थी वो कबूल करी, और इसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद इन दोनों की चैट वगैरह होने लग गई। और ये दिसंबर में जो चैट का एक तरीके से जो शुरू हुआ था, वो जनवरी आते आते फ़ोन नंबर जो थे वो एक्सचेंज दोनों ने किए। अब 9 जनवरी के आसपास जो फ़ोन नंबर थे वो एक्सचेंज हुए, और उसके बाद दोनों के बीच में बात होने लग गई। तो करीबन लगभग हफ्ते भर का वक्त बीता था, यानी 9 जनवरी को फ़ोन नंबर अदले बदले गए थे। उसके बाद 16-17 के आसपास जो सुखबीर था उसने बोला कि मुझे तुमसे मिलना है पर्सनली जाके, और इसके अलावा मुझे कुछ काम भी है यहाँ पे बेंगलोर में, तो मैं आ रहा हूँ और हम लोग लंच के पर मिलते हैं। तो जो कुसुम थी उसने भी बोला ठीक है, हम लोग एक बार मिलते हैं, फिर आगे का जो फ्यूचर प्लान्स है हमारे या हम दोनों की आपस में ये मुलाकात में कितनी पटरी खाएगी या आगे की बातें हो पाएगी या नहीं हो पाएंगी, इस तरीके का एक प्लान जो था वो बना। और सुखबीर जो था ये 19 जनवरी को दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ के ये बेंगलोर पहुंच गया, और बेंगलोर में जिसने जो कुसुम थी उसको फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद ये उसके फ्लैट पे पहुंचा। जब सोसाइटी के बाहर ही जब ये एंट्री कर रहा था तो इसने कुसुम ने बोला कि उसने बोला, गार्ड ने बोला कि आप इसमें एंट्री करिए, तो उसने बोला कि नहीं मैं मैडम के साथ हूँ। तो जो कुसुम थी उसने बोला कि नहीं नहीं आप मेरे साथ भले ही हो लेकिन आपको एंट्री करनी पड़ेगी, और उसने इंसिस्ट किया कुसुम ने कि आप इसमें एंट्री करो। तो उसने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ। तो वहाँ पे उसने अपना नाम तो सही लिखा, लेकिन बाकी का जो रेजिडेंशियल एड्रेस था और इसके अलावा जो मोबाइल नंबर था वो उसने गलत लिखा हुआ था उसके अंदर। उसके बाद ये लोग दोनों ऊपर फ्लैट पे आए, और फ्लैट पर इन दोनों की बातें होने लग गई। बातों बातों में ये मालूम चला कि ये
पहले भी बेंगलोर में रह चुका है, साल 2011 से 2013। और ये सुखबीर जो था वो भी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ये अच्छी कंपनीज़ में याहू और एक कंपनी और थी उसमें काम कर चुका था, लेकिन एक तरीके से थोड़ा इस एक सनकी टाइप का आदमी था, तो इसने अपनी जो नौकरी थी वो छोड़ दी थी और लगा 2013 यानी 3 साल से ये बेरोज़गार था। तो जब बातें होने लगी तो कुसुम ने पूछा कि तुम ज्वाइन क्यों नहीं करते, तो उसने जवाब दिए उस तरीके के। तो कुसुम को लगा कि ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल टाइप का बंदा है, तो इससे तो आगे पटरी खाना मुश्किल है। तो लंच वगैरह इन लोगों का हो गया था, लंच पे ये लोग बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लंच हुआ, लंच होने के बाद कुसुम ने एक तरीके से उससे पल्ला झाड़ना शुरू किया कि हाँ ठीक है, अब आप जाइए और फिर आगे कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे, आगे देखते हैं जो भी होता है, बातें आपको कन्वे कर दी जाएंगी कि आगे कुछ चल सकता है नहीं चल सकता। अब जो सुखबीर था उसको भी उसका जो बिहेवियर था कुसुम का उससे लग गया कि यहाँ पे बात तो बनने वाली है नहीं। तो कुछ उसने बोला कि मैं इतनी पैसे खर्च करके फ़्लाइट वगैरह से आया हूँ और मेरा लगभग 50,000 का जो खर्चा है वो हो गया है, तो तुम मेरे को 50,000 रुपये पे कर दो। तो इस पर कुसुम बोली कि मैंने तो इंसिस्ट नहीं किया था तुम्हें कि तुम आओ मेरे से मिलो। तुम ही कह रहे थे कि तुम्हारा कुछ काम है, इस वजह से मैं आ रहा हूँ और काम भी हो जाएगा और मैं तुमसे मिल भी लूँगा। तो ऐसे में मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती नहीं है कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूँ। तो इंसिस्ट करने लग गया कि मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है और कम से कम मेरी फ़्लाइट की जो टिकट है वो तो करवा दो। और फ्लाइट की टिकट करवाने के अलावा 3 से 5 हज़ार रुपये और मांगने लग गया। यानी पहले 50,000 रुपये मांग रहा था, लेकिन फिर वो कहा कि मेरा फ़्लाइट का टिकट करवा दो, मेरे पास जेब में एक भी फूटी कौड़ी नहीं है, और बाकी का कैश में भी कुछ पैसा दे दो तो मैं ऑटो वाटो करूँगा या टैक्सी वैक्सी लूँगा, और एयरपोर्ट पे कुछ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से, दिल्ली से भी अपने घर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसको लगा कि ये तो बिल्कुल गले ही पड़ रहा है। तो उसने एक तरीके से उसको झड़क दिया और फिर दोनों के बीच में तू तू मैं मैं शुरू हुई, और ये जो तू तू मैं थी वो हाथापाई तक पहुंच गई और दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी। और इसी हाथापाई में जो सुखबीर था उसने कुसुम का गला दबा दिया, और साथ में जहाँ पे ये पूरा सीन चल रहा था, जो स्ट्रगल जो था आपस में वो चल रहा था, उसके पास में एक पेन रखा हुआ था। वो पेन जो था सुखबीर ने कुसुम की सर में मार दिया, और वो पेन जो था इतना बुरी तरीके से उसको लगा कि उसका पूरा जो सर में काफ़ी गहरा घाव हो गया, और उसमें से एक तरीके से खून का जो फव्वारा है वो फूट पड़ा। उसके बाद ये लड़की जो थी कुसुम वो अनकॉन्शियस हो गई, और ये जो था सुखबीर उसने तुरंत उसके 3 ATM कार्ड उसके पर्स से निकाले, 2 चेकबुक ली और एक फ़ोन नंबर, एक उसका जो मोबाइल फ़ोन था कुसुम का वो लेने के बाद ये लगभग 3:30 बजे के आसपास, 12:30 बजे इसकी एंट्री हुई थी और 3:30 बजे ये वहाँ से निकल गया। यानी 3 घंटे ये उस फ्लैट के अंदर रहा, और 3 घंटे के दौरान ही सारा कुछ जो था वो हो गया, कत्ल हो गया, और ये वहाँ से फ़रार हो गया। रास्ते में जब ये एयरपोर्ट जा रहा था तो इसने जो बैंक थी, क्योंकि इसको पिन तो मालूम नहीं था एटीएम के, तो इसने बैंक को फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद बोला कि ये जो कुसुम है वो मेरी वाइफ है, और इस तरीके से वो अपना जो एटीएम कार्ड की पिन है वो भूल गई है, तो आप मेरे को नया पिन जनरेट करके दे दो। बैंक वालों ने भी बोला कि ठीक है, हम लोग जनरेट करके दे देते हैं। तो जैसे ही पिन आया ये एयरपोर्ट पे पहुंचा। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद इसने मुंबई की फ़्लाइट ली, और उससे पहले 11,000 रुपये इसने निकाले, और मुंबई की फ़्लाइट लेने के बाद मुंबई पहुंचा ये, और मुंबई से फ़्लाइट लेने के बाद ये दिल्ली की फ़्लाइट ली और ये दिल्ली आ गया। दिल्ली में एयरपोर्ट पर इसकी कार खड़ी हुई थी, वहाँ से इसने अपनी कार उठाई, और कार उठाने के बाद सीधा ही अपने घर पलवल पहुँच गया। लेकिन तब तक पुलिस जो थी वो ट्रेल में थी, और लगभग साफ हो चुका था कि जो मर्डर किया है, जो एक्यूज़ है वो सुखबीर ही है। तो पुलिस ने बहुत ही कम समय यानी 24 घंटे के अंदर ये जो मर्डर का केस था उसको सुलझा लिया। उसके पास से जो तमाम एटीएम वगैरह थे वो बरामद कर लिए, और इसके अलावा जो फ़ोन था मोबाइल फ़ोन वो बरामद कर लिया। चेकबुक जो लेके गया था ये कुसुम की वो बरामद कर लिया, और करीबन 6 जो टीमें थीं उन लोगों ने काम किया, और 6 टीमें जो थी वो पुलिस की जो टीमें थी उन लोगों ने पूरा केस सॉल्व किया। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत किया था कि वर्चुअल वर्ल्ड की वजह से इस लड़की
कुसुम की जान चली गई। और वाकई में अगर ये महज आप ये सोचिए कि दिसंबर जनवरी या 9 जनवरी से बात होना शुरू हुई थी, उसके पहले फेसबुक पे या मैसेंजर पे बात हो रही थी, और इतनी जल्दी किसी के ऊपर विश्वास कर लेना और उसको अपने घर पे बुला लेना जबकि आप घर में अकेले हो। अगर उसकी फ्रेंड होती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन जब वो घर के अंदर अकेली थी तब उसने उसको बुलाया और उसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। तो आप कभी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, कोई भी आपको अप्रोच कर रहा है, तो अगर फेसबुक पे हैं आप तो कम से कम इतना तो कीजिए कि जिसको आप पर्सनली नहीं जानते, जिससे आप इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है आपका, और आपको वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट सोच समझ के ही आप एक्सेप्ट करिए, वरना मेरे ख्याल से तो नहीं करनी चाहिए। मैं जैसे पर्सनली मैं जिसको जानता नहीं हूँ मैं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट करता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है कि आप किसी को जानते नहीं हो तो फिर आप उसके बारे में क्या बोलोगे, क्या लिखोगे। ये तो ज़बरदस्ती का अपना ये कि फ्रेंड लिस्ट बढ़ाने का, बहुत सारे लोगों को इस तरीके का चस्का होता है कि मेरी फ्रेंड लिस्ट इतनी बड़ी है, 5,000 फ्रेंड्स हैं मेरे, तो लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो एक सरदर्दी होता है आपके लिए कि कभी आप मान लीजिए कोई कमेंट कर दिया आपने, फिर जिसको आप जानते नहीं हो उसने आपके उस कमेंट पे नेगेटिव कमेंट कर दिया, फिर मालूम चला कि बात जो है वो आपस में बहस की हो गई, फिर गाली गलौज और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो जिनको आप पर्सनली नहीं जानते उनको आप एंटरटेन मत करिए। और दूसरी बात ये है कि भले ही यही बात जो लागू होती है वो व्हाट्सएप पे या बाकी सारी चीज़ों पे भी लागू होती है कि जिनको आप जानते नहीं हो उनको आप बिल्कुल एंटरटेन मत करिए। कोई ग्रुप में आपको जोड़ रहा है तो ये नहीं है कि हाँ जी ग्रुप में कोई जोड़ रहा है तो आप जुड़े जा रहे हो उसके साथ, और उसमें तमाम तरीके की बकवासें कोई लिख रहा है और आप भी उसमें उसको रिप्लाई कर रहे हो। ग्रुप व्हाट्सएप को लेके भी कानून है कि आप इस तरीके की अगर ग्रुप में जुड़ते हो जो एंटी सोशल है, एंटी नेशनल है, तो आप भी उस गुनाह के भागीदार हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए और संभल के इस्तेमाल करिए, वरना आप देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का नतीजा हुआ क्या है इस केस में। तो ख्याल रखिए अपना, और बस मैं यही कहूँगा कि जब भी कुछ करें तो संभल के करें, सोच के करें, और हर चीज़ के प्रॉन्स एंड कॉन्स जो होते हैं उनको एक बार कंपेयर करें कि क्या फ़ायदा क्या नुकसान किसी चीज़ का हो सकता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।